नाज़रीन, इसराइल को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो प्रेशर है वो पूरी तरह से फेल हो रहा है और जिन मुल्कों के बारे में अमेरिका ये चाहता है कि वो इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लें, वो प्रोजेक्ट जब वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ रेजिस्टेंस की जो लीडरशिप है वो टर्की पहुंची है और बड़े फैसले जो वो वहां पर लिए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के पास हजारों रॉकेट्स है, हजारों मिसाइल्स और रॉकेट्स उनके पास हो सकते हैं, ये अमेरिका और इसराइल कह रहे हैं, और उनकी इस वक्त जो पूरी ताकत है वो हिजबुल्लाह को डिसआर्म करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, लेकिन वो यहां पर भी फेल हो रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, चाइना जो है, चाइना इज होल्डिंग द कार्ड्स एंड रनिंग द शो। चाइना ग्लोबल स्टेज के ऊपर इतनी तेजी के साथ और खामोशी के साथ आगे बढ़ रहा है कि अमेरिका को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। अब आप जरा सिनेरियो का जायजा लें। चाइना ने 150 मुल्कों के अंदर इस वक्त उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो एक्सपैंड हो चुकी है। दुनिया यानी पीछे बचा क्या है, 10-15 तो वैसे ही आइलैंड कंट्रीज है ना, छोटे मोटे जो यूएन के मेंबर्स हैं 192 में, तो 192 में से 150 कंट्रीज, पीछे कुछ बचा ही नहीं है। तो उनकी इन्वेस्टमेंट इतने मुल्कों में जा चुकी है। अफ्रीका के सिर्फ एक मुल्क को छोड़कर तमाम मुल्कों के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट है। और अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका अपने इत्तेहादियों को कमजोर कर रहा है। अमेरिका अपने इत्तेहादियों से इन्वेस्टमेंट ले रहा है, अपने इत्तेहादियों से ऐसे पैसे वसूल कर रहा है जैसे कोई जजिया हो। और चाइना क्या कर रहा है? चाइना दुनिया को दे रहा है, बांट रहा है, अमेरिका अपने इत्तेहादियों से ले रहा है। ये कितना बड़ा फर्क है। यानी एक एम्पायर हमेशा अमेरिका के बारे में ओवरऑल तासुर यह है कि अमेरिका अपने इत्तेहादियों को कुछ देता है, नहीं अब पता चला नहीं वो उनसे लेता है, या लेने की अब नौबत आ गई है। तो चाइना के पास इतना पैसा है, वो बांट रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, और अमेरिका अपने इत्तेहादियों से ले रहा है। ये कितनी बड़े ये फर्क है, डिफरेंस है। दोनों बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर जब मूव कर रहे हैं। तो चाइना इज विनिंग द शो, चाइना इज रनिंग द शो, और चाइना ग्लोबल स्टेज पर कैसे अमेरिका को चैलेंज कर रहा है, और अमेरिका ये समझता है कि दुनिया को वो चला रहा है। लेकिन अब ये बात बिल्कुल सामने आ रही है कि कैसे उसका जो हेजेमोनिक स्टेटस है वो हर लिहाज से चैलेंज हो रहा है। अच्छा, तो उधर जो है वो यूक्रेन जंग के हवाले से बड़ा फैसला होना है। अगले 2 महीने बड़े क्रूशल हैं। यूरोप की तारीख का सबसे फैसला कुन इजलास जो है वो दिसंबर में होने जा रहा है। इसमें क्या होगा, यूरोप ने किस डायरेक्शन में जाना है, इसमें फैसला होना है। यूक्रेन जंग का फैसला होना है। देखिए, यूक्रेन जो है अगले 2 महीनों के अंदर यूक्रेन के पास पैसा खत्म होने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने पीछे से पैसा रोक लिया। तो जो पहले से दिया हुआ था वो 2 महीनों के अंदर खत्म हो जाएगा। पीछे से मजीद अमेरिका देने का कोई इरादा नहीं रखता। तो अब यूरोप को पैसा देना है। अगर यूक्रेन जंग को चलाना है तो यूरोप को पैसा देना है, वरना यूक्रेन ओवरऑल जब कोलैप्स हो जाएगा और सारे के सारे रशिया ले जाएगा। तो यूक्रेन को जब वो पैसा देना है, अब 2 महीने कितने होते हैं ओवरऑल, उन्होंने दिसंबर में फैसला करना है। तो अब मसला क्या है? मसला यह है कि अगर वो रशिया के एसेट्स फ्रीज करते हैं तो भी मसला है, क्योंकि वो वापस करने पड़ेंगे। और दूसरा यह है कि तमाम यूरोपीय यूनियन के मेंबर स्टेट्स इसके लिए रेडी नहीं है, क्योंकि उनको पता है वक्त बदलेगा, इक्तदार बदलेगा, हमें यह पैसा लौटाना पड़ेगा और मसाइल बहुत बड़े खड़े हो जाएंगे यूरोप के लिए। एक ऐसा पैसा, देखिए ना, आप पैसा उठाकर जंग में झोंक देंगे, यानी वो आपकी डेवलपमेंट के ऊपर, आपके लोगों के ऊपर वहां पर इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। आपकी एजुकेशन, हेल्थ, आपके रोड्स, वहां पर इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। पैसा आपने लिया, उसको जंग में झोंक दिया, कल को आपको पे करना है। तो इन्वेस्ट भी आपके मुल्क में भी नहीं आया, फिर भी आपको पे करना है। ये यूरोप के लिए सेंचुरी का क्राइसिस खड़ा कर देगा। तो बहुत सारे मुल्क इसके लिए तैयार नहीं है। तो फिर अपने पैसे देने, अपने कौन देगा? अपने भी देना जो है, जो इस वक्त यूरोप की इकोनॉमी है, पैसे देना बहुत नामुमकिन के करीब है। यानी इतना मुश्किल है कि वो नामुमकिन के करीब है। तो फिर क्या करेंगे? तो प्यूटन भी इसी टाइम का इंतजार कर रहे हैं। एक तरफ विंटर शुरू हो चुका है, उधर विंटर होगा, ऊपर से पैसे देने हैं, तो क्या करेंगे? प्यूटन इसी टाइम का जो इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, उधर वेनेजुएला के हवाले से सूरत हाल यह है कि अमेरिका जो है वो इस अब शदोमत के अंदर है कि हमला तो हम कर देंगे, लेकिन अगर वेनेजुएला से कोई सरप्राइज मिलिट्री रिस्पांस आ गया, यानी उन्होंने कुछ ऐसा मिलिट्री रिस्पांस शो कर दिया, तो फिर अमेरिका के लिए बहुत बड़ी परेशानी जब वो खड़ी हो सकती है। देखिए, ये अब जंग जो है वो बरे-आज़म अमेरिका के अंदर शिफ्ट हो जाएगी, और ये चलते चलते जो है वो अमेरिकन बॉर्डर्स के करीब आ जाएगी। तो ये कोई मामूली मामला नहीं है, ये कोई आसान मामला नहीं है। इसलिए वो दहाइयों से मडोरो को रिजीम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें फेल हुए हैं, और अब मिलिट्री एक्शन लेने जा रहे हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। पूरे रीजन में जो है वो जंग छिड़ सकती है। तो वो जंग को बरे-आज़म अमेरिका के अंदर ले आएंगे। और अगर वेनेजुएला ने, अगर फिर भी प्रेसिडेंट मडोरो रिजीम चेंज ना हुई, तो फिर ये क्या करेंगे? और अगर वेनेजुएला ने कुछ सरप्राइज मिलिट्री पावर शो कर दी, तो फिर अमेरिका क्या करेगा? तो ये इतना आसान नहीं है। इसलिए अमेरिका भी शदोमत के अंदर है, अपनी तमाम तरह ताकत के बावजूद। तो उनके वॉरशिप्स इस वक्त पोजीशन हो चुके हैं, वो हमला किसी भी वक्त कर सकते हैं। लेकिन ईरान पर भी तो हमला हुआ ना, फिर क्या हुआ? इजरायली जो जनरल्स हैं उनकी हवाइयां उड़ गई, उनकी
बिल्कुल वो हवास बाख्ता हो गए जब ईरानी मिसाइल है वो तल अवीव और हाइफा में आकर उन्होंने जमीन बोस कर दिया बड़े बड़े टावर्स को, तो इनके जब हवास बाख्ता हो गए तो फिर ये भागे हैं, उनकी चीखें निकली हैं और अमेरिका को कहा कि अगर जब जंग रुकवाएं तो अगर वेनेजुएला ने कुछ ऐसा वैसा रिस्पॉन्स दे दिया, उनके पास भी रशियन वेपन्स हैं, उनके पास चाइनीज वेपन्स हैं, उनके पास ईरानियन ड्रोन्स हैं, तो फिर क्या होगा? तो इसमें वो अटके हुए हैं। अब जनाब अली MBS दौरा करने जा रहे हैं इसी महीने, व्हाइट हाउस का बड़ा गैर मामूली दौरा होगा, लेकिन इससे पहले ही सऊदी अरेबिया की जानब से एक मैसेज है वो अमेरिका को चला गया है। और वो मैसेज क्या है? सऊदी प्रिंस प्लान्स एम्बिशियस US विजिट बट ओपनिंग टाइज विद इजराइल इज अनलाइकली। न्यूयॉर्क टाइम, कोई इरादा नहीं है सऊदी अरेबिया का इजराइल को तस्लीम करने का। अमेरिका के साथ ताल्लुकात हैं, आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी डील्स होंगी, लेकिन इजराइल के साथ हम कोई ताल्लुकात नहीं बनाने जा रहे हैं, इजराइल को कोई तस्लीम हम नहीं करने जा रहे हैं सऊदी अरेबिया। और वजह सामने है, वजह यह है कि मिडिल ईस्ट में किसी की ख्वाहिश कोई भी हो सकती है, और ट्रंप साहब जो हैं वो बार बार ये बात कर सकते हैं कि अब्राहम अकॉर्ड होना चाहिए, अब्राहम अकॉर्ड होना चाहिए, लेकिन वजह बिल्कुल वाज़ेह है कि वो स्पेस नहीं है मिडिल ईस्ट के रूलर्स के पास कि वो इस सिनेरियो में जाकर इजराइल को तस्लीम कर लें, पॉसिबल नहीं है। तो ट्रंप कीप टॉकिंग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि सूरत हाल, और देखिए सारे अमेरिका के एम्पायर है और वो बिहेव भी इसी तरह से करता है कि वो एक एब्सोल्यूट पावर है। अगर आप मौजूदा सिनेरियो में देखें तो उसकी हर जगह पर यह अजम्पशन चैलेंज हो चुकी है। ईरान पर हमला आखिरी ऑप्शन था ना, भाई सैंक्शंस तो दहाइयों से लगी हैं, रिजीम चेंज की कोशिश तो ब्लिंकन ने कहा कि 2 दहाइयों से हम कर रहे हैं, तो सैंक्शंस, रिजीम चेंज, डिस्टेबलाइजेशन, ये तो वो सारा कुछ कर रहे हैं। आखिरी ऑप्शन फुल स्केल अटैक था, वो उन्होंने कर दिया, रिजीम चेंज नहीं हुई, ईरान को वो शिकस्त नहीं दे सके। ये सबसे बड़ी एग्जांपल है कि उनकी जो एब्सोल्यूट पावर है, ये सारे अरसे में, इन तमाम दहाइयों में द ओनली कंट्री जिस पर अमेरिका ने हमला किया और रिजीम चेंज नहीं हुई, दैट इज ईरान। तो फुल स्केल अटैक उन्होंने किया है, रिजीम चेंज नहीं कर सके। तो इसका मतलब क्या है कि उनके पास वो एब्सोल्यूट पावर जिसके तहत वो बिहेव करते हैं या एज्यूम करते हैं या उनके पास थी एक टाइम में, वो अब नहीं है। चाइना के साथ डील करना हो इसी अंदाज में करते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। रशिया को सब्जुगेट करते हैं इसी अंदाज में करते हैं, नहीं हो पा रहा है। यूक्रेन में वो नहीं जीत सके हैं, ट्रेड वॉर वो नहीं जीत सके हैं, हमास तक को वो सब्जुगेट नहीं कर सके हैं, अंसारुल्लाह को, हिजबुल्लाह को। तो एब्सोल्यूट पावर तो ये होती है कि ऐसे किया और जो कहा वो हो गया। सद्दाम हुसैन को तबाह कर दिया, उनको कर दिया, तो ठीक है ना, ये एक बात हो गई। तो ये नहीं होगा, कोई नहीं कर सकता अब्राहम अकॉर्ड। और उधर जो खलील अल हया हैं वो टर्की पहुंचे हुए हैं, बड़ा समिट जब वो वहां पर होने जा रहा है, और ये तमाम वो फॉरेन मिनिस्टर जब वो मिलेंगे जो ट्रंप के साथ मिले थे, यानी वो लीडर्स जिनके मुलाकात ट्रंप के साथ हुई थी, उन्हीं के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो जनाब अली मुलाकात करने जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ही तो आकर कन्विंस किया था फलस्तीनियों को कि तुम ये सारा कुछ कर लो, तो गारंटीज हैं। और इसमें जो OIC की 3 बड़ी मिलिट्री पावर्स हैं, यानी ओवरऑल 4 हैं, ईरान, टर्की, इजिप्ट और पाकिस्तान, तो उसमें 3 जो बड़ी पावर्स हैं वो उसमें शामिल होंगे, ईरान उसमें शामिल नहीं है, तो बाकी 3 जो वहां पर मौजूद होंगे। तो उससे पहले हमास की लीडरशिप टर्की पहुंच गई है और टर्की के फॉरेन मिनिस्टर के साथ उनकी मुलाकात हुई है। टर्किश फॉरेन मिनिस्टर मीट्स हमास ऑफिशियल्स अहेड ऑफ गाजा सीज फायर टॉक्स। तो कतर और मिस्र में तो मुलाकातें होती रही हैं, ये पहली इस नौयत की मुलाकात है कि जो टर्की में मंडे को होने जा रही है। तो देखते हैं कि टर्की अब इसको कैसे आगे लेकर जवाब बढ़ता है। तो हमास की लीडरशिप वहां पर है, जवाब मांग रही है कि भाई आप कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हमें जरा जवाब दें। अमेरिका के अंदर तहरीक कैसे आगे बढ़ रही है? टक्कर कार्लसन ने एक और बॉम्बशेल गिरा दिया है। टक्कर कार्लसन ने कहा है कि अमेरिका ने इराक के ऊपर हमले की तैयारी इमीडिएटली शुरू कर दी थी आफ्टर 9/11, और उसके पीछे कौन था? इजराइल। उन्होंने कहा कि 9/11 के एक आध दिन, बल्कि उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि वहां पर अभी उसी दिन, यानी अभी टावर जल रहे हैं, उसी दिन अमेरिका में ये डिस्कशन शुरू हो गई थी कि हमें इराक पर हमला करना है। वजह क्या था? पीछे कौन था? इजराइल। ये टक्कर कार्लसन कह रहे हैं। तो मैं आपको बात बताऊं, ये जो कुछ इराक में हुआ है, शाम में हुआ है, लिबिया में हुआ है, ये बार बार आप देखें तो अमेरिका में अब डिस्कस हो रहा है। ये क्यों हुआ? 9/11 उसको इजराइल ने कैसे इस्तेमाल किया, तो ये खाते खुल जाएंगे वहां पर, आप देखिएगा। ये बातें उसी की तरफ जा रही हैं। वो कह रहे हैं 9/11 इराक पर हमला किया, कोई लेजिटिमेसी नहीं, कोई वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं, फौजी अमेरिका के उसमें जानों से गए और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ ओवरऑल सारी इस जंग के अंदर। पता चल रहा है पीछे इजराइल था। तो ये सारे खाते वहां पर खुल जाएंगे, ये बात ध्यान में रखें। देखिए, अगर ट्रंप आकर ये कह सकता है यूक्रेन से कि हमें पैसे दो, तो ये प्रिंसिपल क्या किसी और के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता? ठीक है, आज नहीं हो सकता, कल को तो हो सकता है। तो ये मामला तो उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये इराक में जो हुआ है, जो शाम में हुआ है, जो लिबिया में हुआ है, इसके खाते खुलेंगे। और ये जंगें बहुत डैमेज कर चुकी हैं, और इन जंगों ने अमेरिका को डैमेज किया है, वेस्ट को डैमेज किया है, तो चाइना का राइज हुआ है, क्योंकि ये तो उधर इनकी अटेंशन जो है वो उधर थी। तो टॉम बैरक जो हैं, जो लेबनान को आखिरी अल्टीमेटम देने पहुंचे हुए हैं, उन्होंने कहा जी
हिजबुल्लाह के पास हजारों रॉकेट्स और मिसाइल हैं और ये इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और फिर उन्होंने कहा कि लेबनान जब वो एक फेल्ड स्टेट है और एजुकेशन नहीं है, वाटर नहीं है, तो हमें वहां पर इन्वेस्टमेंट्स लेकर जानी है, लेकिन हिजबुल्लाह सबसे बड़ा मसला है और इनके पास 15 से 20 हजार रॉकेट्स और शेल्स हैं। यानी वो साबित कर रहे हैं कि भाई एक तो हम तुम्हें खुशहाली दे सकते हैं, दूसरा वो ये साबित कर रहे हैं कि चूंकि लेबनीज एक फेल्ड स्टेट है तो इसलिए हिजबुल्लाह वहां पर एग्जिस्ट करती है। किसी अच्छी रियासत में हिजबुल्लाह एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो हिजबुल्लाह तो पैदा ही तब हुई है जब इजराइल ने वहां पर अटैक किया हुआ था। सो बहरहाल इनका बयानिया चल नहीं रहा। अब देखे ना, यही बेचते हैं ना वो, प्रॉस्पेरिटी आएगी, हिजबुल्लाह को डिसआर्म कर दो, ये नहीं चल पा रहा, ठीक है ना। तो अब फिर ये भी नहीं चल पा रहा है। देखे ना, न्यूक्लियर इजराइल के पास है, फाइटर जेट्स उनके पास है, टैंक्स उनके पास है, दुनिया की सुप्रीम टेक्नोलॉजी उनके पास है, फिर भी इजराइल को खतरा है। अब आप जरा ये मजाक देखें, ये मजाक नहीं चल पा रहा है भाई। इजराइल ने मुल्कों को तबाह किया मिडिल ईस्ट में, लेकिन खतरा फिर भी इजराइल को है, जिसके बाद न्यूक्लियर वेपन्स है और दुनिया के जदीद तरीन जेट्स है, खतरा फिर भी इजराइल को है। ये नहीं चल पा रहा। और आप देखिए सीरिया में इजरायली फौजी उन्होंने मजीद वो आगे बढ़ी हैं और उन्होंने शाम के सिविलियंस के ऊपर गोलियां चलाई हैं, रिपोर्ट हो रहा है, ठीक है ना। शाम का मीडिया, वहां पर इन्होंने शाम के लोगों के ऊपर गोलियां चलाई हैं। तो अल-शरा साहब जो वो कितनी देर इसको अफोर्ड कर पाते हैं इस सूरत हाल को। अब जनाब अली वेनेजुएला की जरा बात कर लेते हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक, सैटेलाइट इमेजेस के मुताबिक, अमेरिका के जो वॉरशिप्स हैं उन्होंने इस तरह से पोजीशन ले ली है कि जब कहीं पर हमला होने जा रहा होता है तो ये वाली पोजीशन ली जाती है। सैटेलाइट्स शो यूएस वॉरशिप्स पोजीशनड फॉर पॉसिबल स्ट्राइक्स इन वेनेजुएला। लेकिन एक मसला है, और वो मसला ये है कि आगे से कोई सरप्राइज जवाब वेनेजुएला दे सकता है और मसला बहुत बड़ा खड़ा हो जाएगा डिक्लाइनिंग एम्पायर के लिए। ऐसा क्राइसिस खड़ा हो जाएगा कि एक तो यह कि पूरे रीजन में ये जंग फैल सकती है, फिर पूरे रीजन का सेंटिमेंट टुवर्ड्स अमेरिका तब्दील हो जाएगा, फिर वो जंग को अपने रीजन के अंदर ले आएंगे। ये अमेरिका के लिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो दे हैव बीन प्लानिंग रिजीम चेंज इन वेनेजुएला फॉर डेकेड्स। दहाइयां हो चुकी हैं वेनेजुएला में रिजीम चेंज चाहते हैं, बट डायरेक्टली यूएस मिलिट्री स्ट्राइक वुड ब्लो बैक हार्ड। लेकिन बहरास्त हमला जिसकी वो तैयारी कर चुके हैं, लेकिन शद्दो मत में है कि ये बैकफायर ना कर जाए। भाई ईरान पर भी तो हमला किया है ना, नतीजा क्या निकला। तो वहां पर तो चलो 12 दिन में जंग खत्म हो गई, यहां पर तो देखिए मामला कुछ और है। वहां पर इजराइल ने हमला किया, यहां पर बहरास्त अमेरिका हमला करने जा रहा है। तो अगर वो दहाइयां हैं, सैंक्शंस हैं, सीआईए के ऑपरेशंस हैं, तमाम टूल्स जो हो सकते थे वो इस्तेमाल हो गए हैं। अब है फुल स्केल अटैक। अगर उसमें भी वो कामयाब ना हुए तो फिर क्या होगा भाई। आखिरी ऑप्शन तो इस्तेमाल हो गया तो अमेरिका की ताकत कैसे एक्सपोज होगी। और अगर जमीनी फौज उतारी तो फिर तो ये पता नहीं कितनी लंबी जंग होगी, 20 साल जंग अमेरिका लड़ेगा, 20 साल जंग। तो ये बात है। अब मसला यानी ये इतना आसान नहीं है। द यूएस अटैक कुड सफर अ फाटल ब्लो ऑफ इट्स मेकिंग एज एन इंटायर कॉन्टिनेंट इरप्ट्स इन डीप हेट्रेड फॉर द अमेरिकन एम्पायर। एक तो इस रीजन में जंग छिड़ जाएगी, दूसरा यह है कि पूरा जो कॉन्टिनेंट है उसका जो सेंटिमेंट है टुवर्ड्स अमेरिका वो तब्दील हो जाएगा। खुद भाई कनाडा उनका इतना बड़ा इत्तेहादी, कनाडा में इस वक्त क्या सूरत हाल है। तो ये तो लैटिन अमेरिका है जहां पर वो हमला करने जा रहे हैं, तो उसके बाद उनका सेंटिमेंट क्या होगा। उधर आप देखिए क्या क्या वो टूल्स इस्तेमाल नहीं कर रहे। वो जो वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर है जिसको नोबेल पीस प्राइज देकर इन्होंने मजाक बनाया नोबेल पीस प्राइज का, उसने कहा है कि मिलिट्री एस्केलेशन एक ही रास्ता है मडोरो को तब्दील करने का। यानी अब आप अंदाजा करिए ये बड़े जो ज़ानिस्ट हैं, यानी ये कैसे हैं। उधर देखें ईरान पर जब हमला हो रहा था तो वो जो शाह ईरान का इन्होंने वो जो रखा हुआ है कठपुतली, वो कह रहा था ये बहुत अच्छा इजराइल कर रहा है, और इधर ये कह रही है कि बहुत अच्छा है वेनेजुएला पर हमला होना चाहिए। यानी वो वहां पर हुकूमत करने का इरादा रखती है और कहती है कि वेनेजुएला के लिए बेहतर है कि उस पर हमला हो। तो ये क्या मतलब लोगों को बेवकूफ समझते हैं। वो पहले भी ये समझता था कि वो यहां पर आ जाएगा और उसको मतलब लोग कैसे कबूल करेंगे, इस बंदी को लोग कैसे कबूल करेंगे कि जो वेनेजुएला पर हमले की हिमायत कर रही है। क्लेम्स के मिलिट्री एस्केलेशन इज द ओनली वे टू रिमूव मडोरो। अब आप अंदाजा करें, और ये बहुत बड़ी ज़ानिस्ट है, ये साबित हुआ है। सो अमेरिका के जो वॉरशिप्स हैं जो 7 ट्रिनिडैड जो आइलैंड कंट्री है वहां पर खड़े हैं, पुटिंग मोर प्रेशर ऑन वेनेजुएला, और वेनेजुएला तैयारी कर रहा है। रशिया के साथ जंग यूरोप को कितनी महंगी पड़ रही है जरा देखिए। जर्मन मीडिया क्या लिख रहा है, इलेक्ट्रिसिटी और गैस प्राइसेस जो है वो एक्सप्लोड कर रही है। एनर्जी ट्रांजिशन इज ड्राइविंग जर्मनी टुवर्ड्स डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। गैस एनर्जी प्राइसेस इस तरह से बढ़ रही हैं कि जर्मनी जैसा मुल्क जो इंजन ऑफ द यूरोप कहलाता है वहां पर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन तेजी के साथ हो रही है। ये वेस्टर्न डिक्लाइन जो है वो बड़ी तेजी के साथ इस वक्त हो रहा है। गवर्नमेंट जो है वो एनर्जी के ऊपर काम करने के लिए तैयार नहीं है, यानी उसके सदेबाब के लिए कुछ कर नहीं रही। एनर्जी प्राइसेस जो वो बढ़ रही हैं और इसका नतीजा यह है कि बहुत सारी कंपनीज तो इसको सर्वाइव करने वाली नहीं है। और जर्मनी जो है ओवरऑल सूरत हाल यह है कि अगर इसका कंपैरिजन किया जाए चाइना से, बाकी मुल्कों से, तो ये एक इंटरनेशनल बिजनेस की अट्रैक्टिव लोकेशन में माइनस हो रहा है। यानी जर्मनी है, हर कोई वहां पर जाकर इन्वेस्ट करना चाहता है, कंपनी लगाना चाहता है, लेकिन अब वो चीज रिवर्स हो रही है। मिसाल के तौर पर ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक अब जर्मनी जो है वो दुनिया की टॉप 10 लोकेशंस में भी वर्ल्ड वाइड नहीं आ रहा है। यानी दुनिया की बेहतरीन लोकेशन जर्मनी है,
इन्वेस्ट करने के लिए, बिजनेस के लिए। अब वो वहां पर कंपनी और इंडस्ट्री लगाने के लिए दुनिया की टॉप 10 लोकेशन में भी नहीं आ रहा है जर्मनी। ये सूरत हाल है। और वजह बहुत बड़ी, वन ऑफ द रीजन ये है कि एनर्जी कॉस्ट जिस तरह से बढ़ रही है, सस्ती एनर्जी रशिया से ले रहे थे, वो जनाब यूक्रेन जंग की नजर हो गई और उसका नुकसान एक तबके को या टेम्परेरी नहीं है, पूरे मुल्क को नुकसान हो रहा। और ये ऐसा नहीं होता, ये मजाक नहीं होता कि एक दफा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई तो फिर जंग खत्म हो गई तो दोबारा इंडस्ट्री वापस आ जाएगी, ये शुगल नहीं होता। ब्लूमबर्ग क्या लिख रहा है? ऑयल प्राइसेस अंडर एस्टिमेट रशियन सैंक्शंस इंपैक्ट टोटल सीओ। कोई फर्क नहीं पड़ रहा रशिया पर। देखें, ये वो बात है कि जो उनकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, जिस तरह से वेस्ट बिहेव करता है, सैंक्शन लगा दी तो ये मुल्क फारिग हो जाएगा, इस पर हमला कर दिया तो ये तबाह हो जाएगा। दोनों चीजें फेल हो रही हैं, हमले भी उनको तबाह नहीं कर पा रहे, सैंक्शंस भी उनको तबाह नहीं कर पा रहे। तो ये वो बात है कि जहां एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चैलेंज हो चुकी है, लेकिन जाहिर है कि वेस्ट का एक घमंड है, अभी वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। यूरो न्यूज क्या लिख रहा है? व्हाट इफ देयर इज नो रेपरेशंस लोन फॉर यूक्रेन, यूरोपीय यूनियन वेज अल्टरनेटिव प्लान्स। अब जनाब अली मसला ये है कि अगर रशिया के एसेट्स इस्तेमाल नहीं कर पाता यूरोपीय यूनियन तो फिर क्या करेंगे? मैंने बताया कि पैसे खत्म होने जा रहे हैं। तो बेल्जियम ने कहा कि हम तो इसमें नहीं है, हम पैसे नहीं देंगे, हम पैसे रशिया के इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमें कल को देने पड़ने। उधर हंगरी खड़ा हो गया है, हंगरी 2-3 मुल्कों को और साथ ले आया है। और अगर मीनवाइल किसी बड़े मुल्क की रिजीम चेंज हो गई, क्योंकि फ्रांस में बड़ी तेजी के साथ पॉपुलर जो फार राइट है वो पॉपुलर हो रहा है, मैक्रोन की पॉपुलैरिटी बहुत नीचे चली गई है। अगर किसी और मुल्क में कोई फार राइट पार्टी आ गई तो वो भी हंगरी के ब्लॉक में आ जाएगी, तो रशिया के एसेट्स कैसे इस्तेमाल करेंगे? उसके लिए तो सबका कंसेंसस चाहिए। एक बात होगी, अच्छा अगर नहीं देंगे तो फिर रशिया के एसेट्स इस्तेमाल ही करेंगे तो फिर क्या करेंगे? फिर अपनी जेबों से देना है। इस वक्त जो सिनेरियो है उसके लिए क्या करना होगा? एक कलेक्टिव लोन जारी किया जाएगा जो तमाम यूरोपीय यूनियन के बिहाफ के ऊपर होगा। यानी वो कलेक्टिव लोन लेंगे जो पूरे यूरोपीय यूनियन के बिहाफ पर होगा, सब मेंबर स्टेट्स को वो पे करना है। कौन कौन इस पर? पूरा यूरोपीय यूनियन एग्री होने वाला नहीं है, हंगरी इस पर एग्री नहीं होगा, बाकी उनके साथ 4-5 मुल्क तो बड़े खड़े हैं कि बिल्कुल हम, तो वो नहीं होंगे। तो फिर क्या करेंगे? तो दोनों तरफा मसले यूरोपीय यूनियन के लिए इस वक्त खड़े हो गए। तो जो इकोनॉमिक सूरत हाल है ना वो खुद पे कर सकते हैं, और पॉलिटिकल सिचुएशन ये है कि वो रशिया के भी नहीं कर पा रहे। ब्रसेल इज रनिंग आउट ऑफ टाइम एज क्रूशल समिट इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन दिसंबर। ये बड़ा फैसला कौन समिट होगा, क्योंकि दिसंबर में पैसे जारी करने हैं, तो नहीं जारी करेंगे तो फिर क्या करेंगे? फिर तो यूक्रेन वैसे ही कोलैप्स हो जाएगा। और अगर ये पैसे देंगे तो ये अपना मजीद भुरकस निकालेंगे। तो अब होता है ना, प्यूटन आराम से बैठे हुए हैं, आराम से, ठीक है ना, तो वो इसी टाइम का जब इंतजार कर रहे हैं। तो रशिया से जंग यूरोप को डैमेज कर रही है, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, और इसका बहुत बड़ा फॉल आउट है। ठीक है, कई 100 साल हो गए वेस्ट को इक़्तिदार करते हुए, और आप देखें कि क्या कॉलोनीज उन्होंने अफ्रीका, एशिया, और सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने इजराइल। देखिए आज के इस दौर में इजराइल क्या कर रहा है, तो इनकी जो पिछली कॉलोनीज है उन्होंने क्या किया होगा। तो ठीक है, बस अब ये इक़्तिदार जो तब्दील होना चाहिए और हो रहा है, बहुत हो गया, 500 साल हो गए इनको, और दुनिया को इन्होंने क्या दिया है वो आपके सामने है। इजराइल कहता है कि वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन का गार्डियन है, तो इजराइल क्या दे रहा है इस रीजन को? आपके सामने है। तो वेस्ट ने क्या दिया है इस दुनिया को? वो बस पूछ लें जहां जहां पर इनकी कॉलोनीज रही हैं, वो फलस्तीनियों से पूछें, वो अफ्रीकन से जाकर जब वो पूछें, तो बस बहुत हो गया। तो प्यूटन ने फिनलैंड के जो बॉर्डर है वहां पर जनाब अली 15,000 काइंड ऑफ जंगजू कह लेंगे भर्ती करके वहां पर डिप्लॉय कर दिए। यानी वो एक बड़ी फौज बना रहे हैं ना, वॉलंटियर्स उनको भर्ती कर रहे हैं, 15,000 वहां पर जो उन्होंने डिप्लॉय कर दिए। अब वहां पर एक अलग फड्डा पड़ गया। तो प्यूटन यानी हर बॉर्डर के ऊपर तैयारी कर रहे हैं। एक प्यूटन सामने पूरा नेटो, इतने बॉर्डर्स लगते हैं रशिया के इतने मुल्कों के साथ, तो वो अब फिनलैंड को कोई जरूरत नहीं थी नेटो में जाने की, तो ये बिला वजह जो है वो गए हैं और अब रशिया के साथ जंग करना पड़ रही है। पॉलिटिको लिख रहा है द डार्क साइड ऑफ ज़ेलेंस्की रूल, करप्शन, अथॉरिटेरियनिज्म, अपोजिशन को चुप करवाना, मतलब क्या कुछ नहीं हो रहा वहां यूक्रेन के अंदर। द इंडिपेंडेंट ने लिखा है सॉरी ट्रम्प but she runs the world now. Trump might think he has won the day, but Xi Jinping is the one left holding all the cards. ट्रम्प सोच सकता है, लेकिन असल बात यह है कि प्रेसिडेंट शी इज रनिंग द वर्ल्ड एंड ही होल्ड्स द कार्ड्स। तो ये वो बुनियादी बात है कि जो वो समझते हैं कि हम हमारे पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, लेकिन वो बुनियादी तौर पर जब वो चैलेंज हो चुकी है। और आगे वो क्या लिखते हैं, प्रेसिडेंट शी एंड ट्रम्प फाइंड टेम्परेरी ट्रूस एज चाइना प्ले लॉन्गर गेम्स। ट्रम्प अच्छी मीटिंग हो गई, मिसाल के तौर पर ये बीबीसी का आर्टिकल है, उन्होंने कहा कि इस मीटिंग से पहले ट्रम्प बम्बास्टिक लेवल के ऑप्टिमिस्टिक थे, और उन्होंने कहा कि ये जो मीटिंग है इतनी अच्छी हुई कि उन्होंने 10 के स्केल पर इसको 12 नंबर दिए। यानी आप कहते हैं रेट करें 1 to 10, इसको 7 नंबर देंगे, 8 नंबर, तो उन्होंने 10 के स्केल पर 12 नंबर दिए कि इतनी अच्छी हुई है। लेकिन चाइना ने जो स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस यहां पर दिखाई है उसने पिछाड़ दिया अमेरिका को। यहां पर जनाब ट्रम्प बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे बम्बास्टिक लेवल के, लेकिन प्रेसिडेंट शी कोई इंथ्यूजिज्म नहीं कि ट्रम्प के साथ मुलाकात होने जा रही है, कुछ तय होगा, नहीं, आराम से नॉर्मल, बस ठीक है मुलाकात हो रही है। तो
एक डिप्लोमेटिक सी रूटीन की उन्होंने जो इलामिया आया वो भी बस रूटीन का था, अच्छा होना चाहिए, अमन होना चाहिए, साथ मिलकर जब चलना चाहिए। तो स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस जो चाइना ने दिखाई फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, उन्होंने मिनरल्स जो है रोक लिए। मिनरल्स के साथ साथ चाइना ने एक और काम किया, उन्होंने सोयाबीन जो वो अमेरिका से लेते हैं वो रोक दिया। अब सोयाबीन ओवरऑल अमेरिका को मुतासिर करता है, मतलब इंपोर्ट बंद हुई है। तो लेकिन इसके साथ ट्रंप का मसला क्या है, सोयाबीन जो है वो रिपब्लिकन स्टेट से यानी आता है और फार्मर जो वहां के हैं उनको मुतासिर करेगा। तो ट्रंप की तो पार्टी रिपब्लिकन है, वोटर रिपब्लिकन है, तो उससे वो ज्यादा मुतासिर होना था। तो ये दो चीजें ऐसी थी कि उल्टा ट्रंप जो है पहले तो उसको ये क्लियर करवाना था ना भाई, वो तो गया था कुछ लेवरेज लेकर ना, तो लेवरेज तो चाइना के पास चली गई कि पहले तो ट्रंप को ये मनवाना है उनसे कि भाई हमें मिनरल्स दें, फिर उनको कहना है कि सोयाबीन खरीदें, बाकी बातें तो बात की हैं। तो जनाब अली एक ट्रेड वॉर में एक ट्रूस कर लिया गया है, यानी एक आर्जी सा, ठीक है कुछ हम करेंगे सोयाबीन ये वो करके, क्योंकि ट्रंप खुश हो गए, बहुत अच्छी मीटिंग हुई, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और चाइना होल्ड्स द कार्ड्स और चाइना इज प्लेइंग द लॉन्गर गेम्स, और वो वहां हर्ट कर रहा है, वहां हिट कर रहा है वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट, ठीक है ना। बीजिंग हैज शोन दैट इट इज नॉट विलिंग टू बेंड टू वाशिंगटन एंड दैट इज मोर रेजिलिएंट। चाइना दिखा रहा है कि वो वाशिंगटन के सामने झुक नहीं रहा, और ट्रंप की टीम ये बात अब समझ रही है, उन्होंने ये बात बिल्कुल अब उन्होंने फेस की है। पिछले टेन्योर में जो चाइना था, ट्रंप के इस टेन्योर में चाइना बिल्कुल बदल चुका है, वो मजीद ताकतवर होकर सामने जब वो आया है, उन्होंने बहुत सारे लेसन लर्न किए हैं, और उन्होंने इस सारे अरसे में ट्रंप के जाने के बाद जब से 18 में ट्रेड वॉर शुरू हुई और अभी तक ट्रंप के आने तक उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी। और इन पिछले 4-5 सालों में उन्होंने अमेरिका के ऊपर जो रिलायंस है, यानी अमेरिका को जो एक्सपोर्ट्स हैं वो खुद ही कम करते आए हैं, क्योंकि उनको पता था ये एक दिन दोबारा मौका ये आएगा कि हमारे ऊपर टैरिफ लगेंगे। तो वो पहले ही तैयारी करके बैठे हुए थे। वो एक्सपोर्ट जो अमेरिका को कर रहे थे वो उन्होंने पहले ही डाइवर्ट करना शुरू कर दी थी, उन्होंने नए ट्रेड पार्टनर्स पहले ही बना लिए थे। तो चाइना इज प्लेइंग द लॉन्ग गेम्स, दे आर रनिंग द शो। 150 मुल्कों में इन्वेस्टमेंट, तो ना वो रशिया से ऑयल लेना बंद करवा सका है ट्रंप, कुछ भी नहीं बनवा सका भाई, कुछ भी नहीं हो सका। तो चाइना इस तरह से आगे बढ़ रहा है, लेकिन ट्रंप का मिजाज समझे, मैंने अमन करवा दिया, मैं जंगें रुकवा दी, बस टेम्परेरी बातें हैं, कोई लॉन्ग टर्म ऐसी पॉलिसी नहीं है। और फिर मजीद वेनेजुएला पर जंगें और इसराइल को मजीद फंडिंग। तो बहरहाल ये सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर की, आपने राय जरूर आगाह करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।